तो बच्चों, कल की क्लास में हमने प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़ा था, जो समतल दर्पण पे था। क्या था? समतल दर्पण पर। आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में कि गोलीय दर्पण आखिर होता क्या है, इसका जो है कैसे यह कार्य करता है, इसके द्वारा कौन कौन सी स्थितियां आती हैं, या गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, ये सब चीज़ें हम इसमें जानेंगे। देखिए, हमने क्या पढ़ा है, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण में क्या है, गोलीय दर्पण की परिभाषा कैसे दी जाती है, यहाँ हमने बहुत सिंपल में लिखा है। एक परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं कि गोलीय दर्पण जो है किसी कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का एक भाग होता है, जिसे हम जिसके एक तरफ क्या किया गया होता है, पालिश किया गया रहता है, और दूसरा तल जो होता है वो क्या होता है, परावर्तक तल होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, फिर एक बार सुनेंगे कि गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का मतलब आप देखिए, यह है, आप एक सामान्य एग्जांपल ले सकते हैं। गेंद देखे होंगे, गेंद के अंदर खाली स्थान होता है, तो गेंद गोलाकार है, तो ठीक उसी प्रकार एक कांच का यानी किसी जो है कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का एक भाग होता है, जिसके एक साइड में क्या किया रहता है, पालिश किया गया रहता है, और दूसरा साइड क्या रहता है, प्रकाश का जो है परावर्तक तल रहता है। या हम छोटा सा परिभाषा लिख सकते हैं कि जो है वह दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या हो, अंदर की तरफ, जिसका परावर्तक तल अंदर की तरफ या बाहर की तरफ क्या हो, वक्रित हो। वक्रित का मतलब जो है आप वक्र के रूप में हो, घुमा हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है गोलीय दर्पण होते कितने प्रकार के हैं। गेंद है, गेंद को बीचों बीच से आधा आधा काटेंगे तो दो उसके सतह अलग अलग दिखाई देंगे, कुछ इस प्रकार। देखिए, यह पूरा एक गेंद है, इसके हमने एक भाग पार्ट काटा, एक ऐसे बना, एक इधर बन रहा है, या वही वाला भाग ऐसे हम देखें तो हम इस भाग को समझना चाहते हैं, एक भाग इधर कटा हुआ है, खाली हमने छोड़ दिया है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण कितने हो गए, दो प्रकार के हो गए। एक हो गया हमारा क्या, अवतल दर्पण, दूसरा हो गया उत्तल दर्पण। हमने जाना अवतल दर्पण हम क्या होते हैं, तो हम कहेंगे कि अवतल दर्पण है क्या, अवतल का मतलब जिसका तल दबा हुआ तल का मतलब जिसका परावर्तक तल क्या हो, दबा हुआ हो, इसको कहते हैं परावर्तक तल। ठीक है, और इसको कहते हैं पालिश किया गया तल, पालिश किया गया तल। ठीक है, और यह क्या हो गया, यह इधर पालिश किया गया है, और यह क्या है, परावर्तक तल है। तो अवतल में क्या है कि जिसके दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो, वो क्या कहलाता है, वो जो है अवतल दर्पण कहलाता है। कौन सा दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। यानी कि यह जो दर्पण होगा वो क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा इसका भाग आता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का मतलब जिसके जो तल क्या हुआ हो, उभरा हुआ हो, यानी कि जिसके उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो, उसको हम कहते हैं उत्तल। यह कौन सा है, यह है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे कि इसके हमने क्या किया है, इसके उभरे हुए तल से परावर्तन हो रहा है, यह होगा इसका परावर्तक तल। परावर्तक तल, और यह क्या है, पालिश किया गया तल है, पालिश किया गया तल। एक साइड पालिश किया गया है, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि दर्पण कोई भी हो, उसके दाहिने तरफ, दर्पण के दाहिने तरफ हम क्या करेंगे, पालिश करेंगे, और बायां जो तल होगा वह क्या होगा, परावर्तक तल होगा। तो हमने यह दर्पण लिया, इस खोखले गोले का एक छोटा सा भाग लिया, जिसके हमने दाहिने तरफ क्या किया, हमने लेप लगा दिया, यानी पालिश कर दिया। जो दूसरा हुआ तल है वो क्या है, परावर्तक तल है। इसकी परिभाषा हम कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे उसको जानेंगे। तो यहाँ देखिए क्या है, गोलीय दर्पण में यानी कि अवतल दर्पण, इसका जो पहला है वो क्या है, अवतल दर्पण है, और दूसरा क्या है, उत्तल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में क्या लिखा है कि गोलीय पृष्ठ में जो है हम पालिश इस प्रकार करें, या इस प्रकार किया जाए कि उसके दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो। किससे, उसके दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो, तो क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक इसके अपोजिट है, विपरीत है
कि जिसके उभरे हुए तल से जो है क्या हो, प्रकाश का परावर्तन हो, वह कहलाता है क्या, वह है हमारा उत्तल दर्पण। ठीक है, अब हम जानेंगे कि इस गोलीय दर्पण से कुछ संबंधित परिभाषाएं हैं, जैसे इसकी वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया, ध्रुव हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, इन सब के बारे में जानेंगे हम इस चित्र के माध्यम से। चित्र पर भी उसको सारा हम समझेंगे कि क्या कौन सा जो है ध्रुव होगा, कौन सा केंद्र होगा, क्या उसकी त्रिज्याएं होंगी, उसकी फोकस क्या होगी, इनको हम आगे जानेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब जानते हैं हम कि जो है गोलीय दर्पण संबंधित परिभाषा। ठीक है, गोलीय दर्पण संबंधित परिभाषा में सबसे पहला हमारा क्या है कि हम दोनों दर्पण सामने देखिए यहाँ पर रखे गए हैं, दोनों दर्पण से ही हम लेकर चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है, दर्पण का ध्रुव है कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है, या दर्पण के ध्रुव को हम कैसे जानेंगे कि यह दर्पण का ध्रुव है। तो इसके लिए परिभाषा होता है, या हम दर्पण में समझेंगे कि जो दर्पण का जो परावर्तक तल है, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, यानी कि जो दर्पण का यह द्वारक भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अभी आगे बताया जाएगा। दर्पण के परावर्तक जो तल है इसके मध्य बिंदु, यानी इसका मध्य बिंदु क्या है, यहाँ है। इस मध्य बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, इस मध्य बिंदु को हम कहते हैं दर्पण का ध्रुव। ठीक है, इसको P से प्रदर्शित किया जाता है। किसे प्रदर्शित किया जाता है, P से प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि परिभाषा में आपको बताया गया कि परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, किसको, मध्य बिंदु को दर्पण का जो है ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P फॉर पोल, ध्रुव को पोल से भी आप व्यक्त करते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, वक्रता केंद्र के बारे में है। तो वक्रता केंद्र, जैसे आप देखेंगे कि यह जिस गोलीय पृष्ठ का यह भाग है, वह गोलीय पृष्ठ का एक केंद्र होगा। उस गोलीय पृष्ठ का केंद्र ही क्या कहलाएगा, इस जो है अवतल दर्पण का भी केंद्र वही कहलाएगा। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको C से प्रदर्शित करते हैं। केंद्र को किससे, सेंटर पॉइंट C से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा क्या है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, ठीक है, उसका केंद्र इस गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। देखिए यहाँ केंद्र छूट गया, वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब बात आती है हमारा वक्रता त्रिज्या के बारे में। तो त्रिज्या का भी सेम परिभाषा बनेगा कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के पृष्ठ का भाग है, उसकी त्रिज्या, मतलब उस गोले की त्रिज्या जो होगी वो भी क्या कहलाएगी, इसकी त्रिज्या कहलाएगी। एक और परिभाषा हम यहाँ अपने मन से दे सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी को, ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आ गया, अब इसके बाद हमारा क्या है, मुख्य अक्ष। ठीक है, हमने जान लिया क्या, दर्पण का ध्रुव जाना, वक्रता केंद्र जान लिए, वक्रता त्रिज्या भी जान लिए कि केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब बात आती है मुख्य अक्ष के बारे में। यह मुख्य अक्ष क्या होता है, तो कोई ऐसी रेखा जो दर्पण के केंद्र और ध्रुव से हो करके जाए, क्या हो, वह दर्पण के केंद्र और ध्रुव से हो करके जाए, उसको हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष इसे कहेंगे। ठीक है, मुख्य अक्ष। ठीक है, और यह मुख्य अक्ष जो है क्या होती है, काल्पनिक होती है, काल्पनिक होती है, काल्पनिक होती है, जो दिखाई नहीं देती है। ऐसा हमने ब्लैक बोर्ड पर देखने के लिए ऐसा समझा दिया गया है कि यह जो है क्या है, मुख्य अक्ष है। उसके बाद आता है हमारा क्या कि फोकस, मुख्य फोकस, यानी फोकस क्या होता है और फोकस दूरी क्या होता है। हम देखेंगे कि परिभाषा में बताया भी गया है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें। ठीक है, हमने प्रकाश के परावर्तन में पढ़ा था कि जब कोई सतह है, इस सतह पर यह परावर्तक सतह है, इस पर कोई प्रकाश की किरण आती थी तो यहाँ से टकराने के पश्चात इधर जाती थी। यहाँ जो अभिलंब हम खींचे रहते थे, इस अभिलंब में कोण बनता था I और R।
परावर्तन के नियम में बताया गया था कि कोण आई और आर आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो उसी प्रकार हम यहाँ देखेंगे तो अब यहाँ पर इस आपतित बिंदु पर हम क्या करेंगे, एक अभिलंब खींचेंगे, यह बनाएगा कोण आई और यह ठीक आर बनाते हुए सीधा इधर की तरफ निकलेगा, यानी कि जहां से जाएगा वही क्या कहलाएगा, उसका फोकस बिंदु कहलाता है। ठीक है, यानी कि हम डायरेक्ट परिभाषा में तो हम समझ सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती हैं क्या कहलाता है, दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। लेकिन इसकी ओरिजिनल क्या है, तो ओरिजिनल है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण जाएगी और यह गोलीय दर्पण है तो टकरा करके परावर्तित तो होगी होगी, तो परावर्तन का नियम वहां भी लगना चाहिए। तो परावर्तन का नियम लगेगा तो आप जानते हैं किसी भी जो है गोलीय पृष्ठ पर उसके केंद्र से जब दर्पण पर हम कोई रेखा खींचते हैं, वह रेखा दर्पण के परिधि पर वह उस जो है वृत्त के परिधि पर क्या होती है, लंब होती है। तो यह प्रकाश की किरण गई, हमने एक लंब खींचा तो यह कोण आई और कोण आर दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो उसी प्रकार जो है हमारा क्या हो जाएगा, यह भी दूसरा जो किरण गया है, ये भी दूसरी किरण भी जो है इधर से ही होकर के जाएगी, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। ठीक है, तो यह क्या है कि जाती है, जिस बिंदु से मिलती हैं या जिस बिंदु से जाती हैं, तो यह अवतल के लिए है। किसके लिए है, अवतल के लिए है, अवतल दर्पण के लिए है। ठीक है, उत्तल दर्पण में क्या होता है कि उत्तल दर्पण में जब हम प्रकाश की किरण को भेजेंगे, ठीक है, उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण को भेजेंगे तो वह फैलेगा। क्या होगा, अगर ये इसका ध्रुव हो, ठीक है, या ध्रुव हो या केंद्र हो, तो यह फैलेगा। ठीक है, जब फैलेगा तो हमें यह पता लगेगा कि यह जो प्रकाश की किरण है, यह प्रकाश की किरण किसी पीछे ऐसे बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, तो यह इसका फोकस कहलाएगा यह। ठीक है, तो इसमें क्या लिखे हैं कि मुख्य अक्ष जिसमें उसमें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यानी कि यह मिलती हुई प्रतीत होती है, नहीं आती हुई प्रतीत होती हैं। आप लिखेंगे क्या होती हैं, आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है। देखिए, जैसे हम बाहर से देखेंगे तो ये प्रकाश की किरण किसी इस दर्पण के पीछे किसी कोई एक बिंदु है, उस बिंदु से आता हुआ यह प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ तक हम जानेंगे यह फोकस हो गया। अब हम जानेंगे कि फोकस दूरी क्या होता है। ठीक है, तो फोकस दूरी की परिभाषा हम कह सकते हैं कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। एक हम लिख सकते हैं कि फोकस दूरी की परिभाषा कि दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, इससे संबंधित अब हमको पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या और फोकस में संबंध वगैरह आएगा, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर एक बार फिर पुनः देख लेते हैं जो है दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव क्या होगा, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दूसरा है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र में हमने बताया कि जो गोलीय दर्पण है वह गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसका केंद्र भी क्या कहलाएगा, इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। त्रिज्या का भी हमने सेम पढ़ा कि त्रिज्या में क्या है कि दर्पण के केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा मुख्य अक्ष के बारे में। तो मुख्य अक्ष क्या होता है, काल्पनिक रेखा होती है जो केंद्र और ध्रुव से होकर के जाती है, जो इस साइड और दोनों साइड में इसका विस्तार रहता है। तीसरा हमने फोकस के बारे में पढ़ा। तो फोकस में हमने देखा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर क्या हो रही है, देखिए यह जा रहा है और यहाँ से टकरा करके यहाँ मिला, फिर यह भी जा रहा है आकर के यहाँ पे यह मिल गया, तो मिलती है उसमें हम कहते हैं अवतल दर्पण का फोकस। और जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वह उत्तल दर्पण का फोकस कहलाता है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान से समझ लीजिए।